करीब हैं, तो मैं किसी का नाम लूं और किसी का छोड़ दूं वो अन्याय होगा। इसलिए मैं केवल मंच के अतिथियों को, आप सबको दिल से जय भीम कहते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए और कनाडा की इस सरजमीन पर आप इतनी बड़ी तादाद में जो आए हैं, समाज के बंधु बहने, युवा साथी, बुजुर्ग लोग, साधु संत, जनप्रतिनिधि, आप सबको भी मेरा जय भीम, जय बाबा। मित्रों, इस इलाके में कहते हैं कि काम कोई बहुत जोरदार हो जाता है तो उसको कहते हैं भाई काम कनाडा का हो गया है। तो आज ये काम जो आपने किया, ये काम कनाडा का हो गया, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मेरी बड़ी मर्जी नहीं थी, मैंने कहा कि सामाजिक सम्मेलन है, आप लोग कर लीजिए। कल शाम तक मैं बेंगलोर में था, लेकिन युवा साथियों ने कहा कि आप खुद आ जाएंगे या किडनैप करके हम ले आएंगे आपको। तो मैं फाइनली रात में पहुंचा और सुबह सुबह ट्रेन से उतर के मैं सीधा ही आपके बीच में यहाँ पहुंचा। लेकिन जिस तादाद में आप आए, रायपुर के सम्मेलन में अपन ने घोषणा करी, आप लोग थे उसमें से कई लोग, और रायपुर के सम्मेलन के 10 दिन बाद आप लोगों ने आकर के ये साबित कर दिया कि आप एक जागरूक समाज है, चेतना संपन्न। मैं युवा टीम को बिना किसी का नाम लिए, पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने रात दिन मेहनत की। कल रात में जयपुर पहुंचने पर एक ग्रुप ने, जिसमें कोई समाज का नहीं था, ढेर समाज के लोग, उन्होंने कहा कि आपके जिले में ये क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे केवल एक ही चीज चल रही है। तो मैंने कहा ये वहां के युवाओं की खासियत। मैं JBR ग्रुप का खासतौर पे धन्यवाद दूंगा, भामाशाहों का। हालांकि हम भामाशाह शब्द के बजाय आजकल गायकवाड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा महाराज गायकवाड़ ने भेजा था, तो हम आजकल कहते हैं भाई गायकवाड़ों का हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने ये टेंट लगाया, जिन्होंने समाज के लिए भोजन बनाया, पानी की व्यवस्था की, ये सारे जो कैमरा की व्यवस्था की। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपका एक एक पैसा समाज के काम आ रहा है। बहुत धन्यवाद। साथियों, बातें सब हो चुकी है, खुल करके बातें हो चुकी है, कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है। और सबसे बाद के वक्ता के साथ समस्या ये आती है कि सारे ही वक्ता उससे पहले बोल चुके होते हैं, सारी बातें बोल चुके होते हैं, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ खास बचता नहीं है। फिर भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मित्रों, ये समाज जिसमें खीवन जी महाराज, धारू जी में, जिसमें गोकुलदास जी महाराज, गरीब साहब जैसे लोग, जिसकी काया के होम देने से पुष्कर का जल पवित्र हुआ, जिनकी वजह से मेहरानगढ़ का किला आज खड़ा है और पीछाला की झील में पानी है, उस बलिदानी समाज को मैं नमन करता हूँ। उसमें आप पैदा हुए हैं, तो गर्व रखिए, कभी शर्म मत रखिए, डरिए। हमने बचपन से, क्योंकि हमारे सब लोग भजन गाने वाले लोग हैं, हमने बचपन से सदैव ये सुना, थैली मारी निर्भय रिजोए। तो डरने की कोई बात नहीं है, और कोई भी किसी भी रूप में डराने की छोटी मोटी भी कोशिश करे, अन्याय अत्याचार करे, चाहे बाबा रामदेव के मंदिर को हटा दिया हो, चाहे कहीं झंडा जला दिया हो, कहीं कुछ और कर दिया हो, किसी के खेत की मेड़ से कारबंदी हटा दी हो, ये सारी घटनाएं जो हो रही है पूरे जगह जगह पर, वो सब हमारी नॉलेज में है। और उसके लिए जो कोशिश कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग आज ऐसे अन्याय अत्याचार की बातें लेकर के आए हैं, इस मीटिंग के बाद यहीं रुकिए। मैं 4 घंटे इसी मंच पर और रहूंगा। आपकी यही से जिससे बात करनी है
कलेक्टर से बात करनी है, एसपी से बात करनी है, आईजी से बात करनी है, डीजीपी से बात करनी है, यही बात करेंगे और यही निर्णय करेंगे कि उसका क्या बनना है। तो ये अन्याय अत्याचार तो सदियों से जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक आप पलट करके वार नहीं करेंगे। मार खाते रहने वाले समाज को हर कोई मारता है। आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आपके भी तो दो हाथ हैं, मुड़िए ना वापस, रखिए हाथ में एक लक्ष्य। और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट ये कहता है कि अन्याय करने वाले लोगों का हथियारों के लाइसेंस रद्द करने चाहिए और जिन पर अन्याय होता है उनको हथियारों के लाइसेंस देने चाहिए। तो जहां जहां भी उत्पीड़न है, जो एट्रोसिटी प्रोन एरियाज हैं, मैं आप युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वहां के लोग पिस्तौल के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाएं। और ये मोबाइल लेके मत घूमो, हाथ में थोड़ा ऐसा हथियार लेके घूमो, कोई नहीं अत्याचार। हमारे ही अनुसूचित जाति समाज के कुछ समाज है जिन पर कोई अत्याचार करता है। खटीक समाज में किसी का अत्याचार करने की हिम्मत है? वाल्मीकि समाज में किसी का अत्याचार करने की हिम्मत है? तो सारा अत्याचार सहने का ठेका सालवी मेघवंशी समाज ने क्यों ले रखा है? पलट के करो। आज कई बातें यहाँ पे हुई। समाज आज यहाँ से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दिशा लेके जाना चाहिए। तो मैं आर्थिक चीज पे बात कहना चाहता हूँ। हम बहुत भजन बोलते हैं और भजन में मन लागो मेरो यार फकीरी में, ऐसा भजन बोलते हैं। यार जो BPL समाज है उसका मन और फकीरी में लगा रहेगा तो फिर तो महाफकीर हो जाएंगे हम। तो अगले 20 साल के लिए भजन को बदलिए और कहिए कि मन लागो मेरो यार अमीरी में। ये जो डांगी जी कर रहे हैं, श्याम जी, और ये जो JBR ग्रुप कर रहा है, समूह बनाइए एक एक गांव के 10-10, 20-20 लोगों के और बिजनेस में काम कीजिए। नौकरियां नहीं बची अब, आरक्षण बच भी जाएगा तो नौकरियां ही नहीं है। राजस्थान में 20 लाख जो कर्मचारी हैं उसमें 10 लाख तो स्थायी कर्मचारी और 10 लाख पार्ट टाइम जॉब पर लिए हुए लोग। ये आजकल जो लेते हैं ना, संविदा पर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। तो फिर अगर संविदा पर आधे लोग हैं और उसमें रिजर्वेशन नहीं है आपका, तो आपके लिए कहां जगह होगी? तो सोचिए कि बिजनेस की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है और मिलकर के बिजनेस कीजिए ताकि, और ये दो उदाहरण हमारे सामने है, श्रीजी ग्रुप का और JBR का। मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं, दोनों ग्रुपों को। और जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी आलोचना मत करिए कि भाई ये पैसा कमा लिया, तो पैसा कमा लिया तो समाज के काम आ रहा ना। आज पैसा कमाया तो आपको छाया मिली ना, आज पैसा कमाया तो भोजन मिलेगा, आज पैसा कमाया तो हमको किसी की मेहरबानी पर ये कार्यक्रम नहीं करना पड़ रहा है, हम अपने संसाधन पे कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सारे रामदेव जी के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में एक एक अलमारी रखिए और लाइब्रेरी बनाइए। उन मंदिरों को देवालय, पुस्तकालय बनाइए, सारे देवालय। समाज के इतिहास की किताबें रखिए, भारत का संविधान रखिए और बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें रखिए और कंपटीशन की भी किताबें रखिए, तब जाकर के समाज आए। 20 साल हमें ये निर्णय लेना चाहिए अगले 20 साल के लिए कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे। हर एक ब्लॉक पर जितने लोग छात्रावास बना रहे हैं मैं उन सबको बधाई देता हूं, लेकिन यहां से प्रण करके जाइए कि हम अपने अपने ब्लॉक में अगले 5 साल में एक छात्रावास बनाएंगे, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। और जो लोग 12वीं में पढ़ रहे हैं या BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, अपना लक्ष्य लंबा रखिए, असंभव को संभव बनाने का। और ये सोच लीजिए कि हमको इस देश में नहीं बल्कि विदेश में जाके पढ़ना है। भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार विदेश में पढ़ने के लिए पैसा देती है 1 करोड़ रुपया,
और राजस्थान में जो 500 करोड़ रुपया दिया जा रहा है उसमें हम 18% मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 90 SC/ST के युवाओं को आप उसमें दीजिए ताकि वो विदेश में जाके पढ़ेंगे। बाबा साहब को अगर विदेश में पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो आप क्या सोचते हैं कि हम आज यहाँ से बैठ करके बात कर पाते? या बाबा साहब संविधान सभा में जो गरजते थे वो गरजते क्या? अगर वो कोलंबिया में नहीं पढ़े होते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़े होते। तो हमारे बच्चों को अब्रॉड भेजिए, बच्चों को विदेश भेजिए। विदेशों में कोई जाति नहीं पूछता है। यहाँ तो कॉलेज जाओ तो नाम पूछ के सरनेम पूछते हैं, जाति पूछते हैं। कहीं निकलो तो जाति पूछते हैं। आप लंदन में बता भी दें कि फलानी जाति है तो समझ में नहीं आता है कि भाई ये कौन सी जाति। फ्रांस में बता दीजिए, अमेरिका में बता दीजिए आपकी जाति, पता चलता है क्या? वहाँ तो यही पता नहीं चलता कि जातियाँ भी होती है। वहाँ जातियाँ होती नहीं तो उनको समझ ही नहीं आता है। हमारे यहाँ तो जातियाँ भी होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, इधर भी होती है, उधर भी होती है। बड़ी गंदगी मची हुई है। तो विदेशों में बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे खेत बेचना पड़े, गिरवी रखना पड़े, लोन लेना पड़े, लेकिन करिए, क्योंकि ये आप करेंगे तब जाकर के समाज में इतनी बड़ी समृद्धि का निर्माण होगा। और एक एक गांव में अगर कोई लंदन में पढ़ा हुआ, कोई कोलंबिया में पढ़ा हुआ, न्यूयॉर्क में पढ़ा हुआ, जापान में पढ़ा हुआ बच्चा रहेगा, उस गांव में कोई अत्याचार कर सकता है क्या? वो वहां से बैठ के यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखने की हिम्मत आ जाएगी उसमें। ऐसे बच्चों का निर्माण हमको करना है और वो संकल्प लेके उठना। यहाँ पर समाज सुधार की भी बातें हुई। हमने बहुत कुछ चलाया, ऐसी बहुत चिट्ठियां लिखी और हम बहुत बदनाम है इस बात के लिए कि भाई हमारा नुक्ता बिगाड़ दिया, मौसर बिगाड़ दिया, गंगोज नहीं करने दिया, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं आधे टाइम तो 4 महीने तो प्रशंसा झेलता हूँ और 8 महीने गालियां सुनते रहता हूँ, क्योंकि समाज सुधार की बात है। लोग कहते हैं आपसे उधार लेके थोड़ी ना हम अफीम खा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से खा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मित्रों, पहले क्या रीत रही, क्या रहा, ये मैं उसकी नहीं बात करना चाहता हूं, पर आज समाज की स्थिति बहुत बुरी है। अन्य समाजों को आप देखेंगे तो वो कहां पहुंच गए आपके देखते देखते, और हम कहां पहुंच गए? हम निरंतर नीचे जा रहे हैं। और किसी जगह बैठने जाते हैं तो जब अफीम का वो लगा रहता है तो मुझे लगता है कि भाई अब ये जो टाइटैनिक आपने ये जहाज यहाँ पे बिठा रखा है और इस पे मक्खियां तैर रही है, इसको लेके क्या करें? मैं पंचों को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि आप में बड़ी ताकत है। आपकी पगड़ी में जितनी आटे हैं उतने ही आपके पास पेंच है, और आपके मन में चल रहा होगा कि अभी तो भाषण दे रहे बेटा, कल तेरा इलाज करेंगे हम, वो चल रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप इलाज करिए, आपके समाज का बेटा हूं, आप इलाज करेंगे तो चलेगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये सब मत सौंप के जाइए। आपके जीते जी इन सब चीजों को कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और इस पैसे को जहां भी कोई कुछ हो रहा है ऐसा, उस पैसे को एक छात्रावास में अपने पिताजी की तस्वीर और नाम से एक कमरा बना दीजिए। आपकी 500 साल तक की पीढ़ियां आपके पिताजी को याद रखेगी। खा करके जो आज जा रहा है वो रात तक भूल जाएगा, दूसरे दिन भूल जाएगा और कहेगा नमक कम था, दाल में मिर्ची ज्यादा थी। क्या मतलब है इनसे? तो जो भी समाज सुधार के प्रस्ताव यहाँ से दिए गए, उन प्रस्तावों पे गंभीरता से सोचिए। बहुत सालों से बार बार कहते हमको शर्म आने लगती है। तो हम चाहेंगे कि आप इन सब चीजों के बारे में भी जरूर, सामाजिक सुधार के विषय में भी सोचिए। मुझे लगता है कि राजनीति पे यहाँ खूब बात हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन संविधान सौंपा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर बोले और उन्होंने कहा हम एक ऐसे विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर हम राजनीतिक रूप से तो बराबर होंगे, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर नहीं होंगे। तो फिर ये लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता, ये संविधान जिंदा नहीं रह सकता। तो वो राजनीतिक तौर पे तो हम समान हुए, क्योंकि एक वोट, एक व्यक्ति, एक कीमत सबको बाबा साहब ने दिलाई। क्योंकि आप एक वोट डालेंगे तो भी उतना ही उसका मूल्य है, और बड़ी फैक्ट्री का मालिक डालेगा तो भी उसका ही उतना ही मूल्य है, और चाहे